मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व था। मेरी बेटी का नाम सोना था। मेरी बेटी घर की खुशी थी, लक्ष्मी थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जब उसने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो मैंने इसे नहीं रोका। मैं उसे क्यों रोकती? मैं चाहती थी कि वो डॉक्टर बने, पर हम लोग गरीब थे। लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करके उसे डॉक्टर बनाया था। अभी उसके हाउस जॉब थे, यानी उसके बाद वह पूरी तरह डॉक्टर बन गई थी और अपना अलग से क्लिनिक भी बना सकती थी। लेकिन अभी वह नए डॉक्टरों की सूची में थी, इसीलिए नए डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है, जैसे कि नाइट ड्यूटी वगैरह। सब जानते हैं कि रात को जागना बड़ा मुश्किल काम है। जब उसने मुझे बताया कि उसकी नाइट ड्यूटी रहेगी, तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा कि जब तक तू घर नहीं आएगी बेटी, मैं परेशान रहूंगी। वह मेरी एक लौती बेटी थी। मेरे दो बेटे भी थे, लेकिन जो प्यार मुझे बेटी से था, वह बेटों से नहीं था। उसके पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे। घर में उसकी एक बुआ भी रहती थी, वह भी उसे बहुत चाहती थी। उसने कहा कि मैं ड्यूटी नहीं बदल सकती, ऊपर से ऑर्डर आया है। आप परेशान ना होना, अस्पताल में मैं सिर्फ अकेली थोड़ी होती हूँ, और भी बहुत लोग होते हैं। उसने बड़े प्यार से, बड़े तरीके से मुझे समझाया। मैंने क्या मसला है, लेकिन वह बड़ी जिम्मेदार थी। डॉक्टर के पास कहाँ वक्त होता है कि वह एक गिलास पानी भी पी ले। और नाइट ड्यूटी का डॉक्टर वैसे भी बड़ा बिजी रहता है। लेकिन फिर भी वह रोज़ मुझे फ़ोन करती थी। लेकिन आज उसका फ़ोन नहीं आया, तो मैं बहुत परेशान हो गई। जब मैंने फ़ोन किया, तो रिंग तो हो रही थी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं परेशान हो गई। मेरा दिल कांपने लगा कि ना जाने क्या हो गया है। और फिर जिस हालत में मेरी बेटी को घर लाया गया, वह मैं ही जानती हूँ। लेकिन उसके बाद उसका फ़ोन भी हमें नहीं दिया गया। पर उसकी दोस्त थी, जो हमें बताया कि सोना की तरफ से हमें एक वीडियो मिली है। वो जब हमारे घर आई, तो उसकी फ़ोन में एक वीडियो थी जो हमें मिल गई। जब इस वीडियो को चलाया, तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। और फिर पूरा देश मेरी बेटी के साथ खड़ा था। उस वीडियो के अंदर एक दिन मेरी बेटी अस्पताल से वापस आई तो कहने लगी, माँ, आज मुझे एक सवाल का जवाब तो दें कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो, तो क्या उसे रोकना चाहिए? मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? ये तो भगवान भी कहता है कि सिर्फ सच्चाई और हक का साथ देना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर वो कहीं खो गई। मैंने कहा, सोना, खाना खा ले। कहाँ खो गई है? देख, आज तेरे पसंद का दाल भात बनाया है। उसको ये खाना बहुत पसंद था और वो देखते ही खुश हो जाती थी। लेकिन आज कहीं खोई हुई थी। लेकिन जब मैंने बार बार पूछा, तो कहने लगी, माँ, अगर कुछ ऐसा बुरा हो रहा हो जिसे रोकने की आपके अंदर ताकत ना हो, तो फिर क्या करनी चाहिए? तो मैंने कहा, तो फिर भी लड़ना चाहिए बेटा, कोशिश करना चाहिए। जब इंसान कोशिश करता है, तो भगवान उसका साथ देता है। पर तू किस बारे में पूछ रही है और इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? कहने लगी, कोई बात है, बस एक टेस्ट है। उस पर नंबर लगवाने की कोई बात चल रही थी, तो उसके बारे में कह रही थी। मुझे उसकी इस तरह की बातें समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन फिर तो वह डॉक्टर बन रही थी, तो बस मैं चुप होकर सुन लेती थी। लेकिन जब भी वो मुझसे कोई बात पूछती थी, तो मैं उसका जवाब अपनी तरफ से अच्छी तरीके से देने की कोशिश करती थी। मुझे मेरी बेटी से बड़ा प्रेम था। हम लोग बहुत गरीब थे। उसके लिए मैंने अपना जेवर बेचा था और बड़ी मुश्किल से उसकी फीस भरी थी। मुझे उससे बहुत प्यार था। वह एक अच्छी बेटी और अच्छी इंसान थी। एक दिन वो बालकनी में खड़ी थी, जब अचानक से डर गई और भागती हुई नीचे आ रही थी और मुझसे टकरा गई। मैंने कहा, क्या हो गया बेटा? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब अच्छा तो है ना? उसने कहा, एक लड़का खड़ा है। मैंने कहा, कहाँ खड़ा है? कहने लगी, हमारे घर के नीचे। तो मैंने कहा, क्या हो गया? यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, कुछ खड़े होते हैं, कोई फ़ोन पर बात करता है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? उसने कहा, आप मेरी बात समझी नहीं। वह ना यहाँ रोज़ आता है और हमारे घर की तरफ देखता है। जैसे ही मुझे देखता है, दूर दूर से मुस्कुराता है। पता नहीं क्या सोचता है।
मैंने कहा, जब तक वो दूर खड़ा है वह कुछ भी कर सकता है, हम उसे रोक भी नहीं सकते। अगर वो तुम्हें कुछ कहे तब उसका मुंह तोड़ देना। तो मैंने कहा ठीक है। तब मैं बालकनी में खड़ी थी जब वह घर से निकली, क्योंकि आजकल उसकी नाइट ड्यूटी होती थी, इसलिए वह शाम को ही जाया करती थी। जब वह बाहर निकली तो आज उस लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं दूर से ही वह सब कुछ देख रही थी। पहले वो लड़का कुछ बोला, फिर सोनू ने कुछ कहा, फिर उसने उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह फिर हाथ रखकर एक तरफ को चला गया और मेरी बेटी अस्पताल के लिए रवाना हो गई। मैं पूरा दिन सोचती रही, ये लड़का कौन था? मेरी बेटी को उसने क्या कहा? आज उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। वह रोज़ मुझे फ़ोन करती थी। जब वह शाम को वापस आई तो मैंने उससे पूछा, वह लड़का क्या कह रहा था? कहने लगी, वह बुरा लड़का नहीं है। मैंने कहा, बुरा लड़का नहीं है तो फिर तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा? तब सोनी ने कहा, जब मैंने उसे थप्पड़ मार दिया तब मुझे बाद में पता चला कि वह बुरा नहीं है। वह अस्पताल में किसी औरत के साथ आया था। तब से उसने मुझे देखा था। कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसने ये बात बड़ी इज्जत से की थी, वरना और तरीके से भी कह सकता था, लेकिन उसमें मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन मैं जब जा रही थी तो उसने पीछे से एक ऐसी बात की जो मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, क्या बात की? तो कहने लगी, माँ, उसने कहा था कि चाहे तुम रोज मुझे एक थप्पड़ मारो, मैं फिर भी रोज तुम्हें देखने के लिए यहाँ आऊँगा, क्योंकि जब तक मैं तुझे देखूँ नहीं, मेरा दिल नहीं गुजरता। ऐसी बात तो वही कर सकता है ना, जो आपको सच्चा प्रेम करता हो। मैंने कहा, तू भी कितनी मासूम है। तुमने एक पल में ये अंदाज़ा कैसे लगा लिया कि वह सच्चा प्रेम करता है? जो मर्द होते हैं ना, इनको पता होता है कि औरतें बातों से खुश होते हैं। इनको बड़े बड़े बातें करना आते हैं। अगर इतना ही दम है उनमें तो उनको कह दे कि मेरे घर में रिश्ता भेज दे। मैंने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक रहेगी, पर सोनी कहने लगी, ऐसे कैसे वो रिश्ता भेज दे? और अगर उसने रिश्ता भेज दिया तो क्या आप मान जाओगे? मैंने उसे समझाया कि हाँ, मैं मानूंगी, लेकिन अगर वो इस काबिल हुआ, हम तुझे डॉक्टर बना रहे हैं, तो तेरी शादी आम लड़के से नहीं करेंगे। अब मेरी बेटी रोज वहां से गुजरती थी और वो पहले से वहां खड़ा होता था। उससे कुछ कहता नहीं था, कुछ बोलता नहीं था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखते थे। मेरी बेटी के अंदर मुझे कुछ तब्दीली नजर आने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो भी उस लड़के को पसंद करने लगी हो, क्योंकि जब वो वहां से गुजरती तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी। और आजकल वो काफी तैयार होकर जाती थी। वह जिस अस्पताल में काम करती थी, पहले वहां पर पढ़ाई करती थी, इसलिए कभी तैयार होकर नहीं गई। कहती थी कि स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट को मेकअप करने की इजाज़त नहीं है। और उसके बाद उसकी आदत बन गई, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा था नहीं जो उसको जानता नहीं था, तो वह उसके सामने अच्छी दिखना चाहती थी। लेकिन जिसके सामने अच्छी लगना चाहती थी वह घर के सामने ही खड़ा रहता था, इसलिए घर से तैयार होकर जाती थी। उस लड़के के बारे में मैंने थोड़ा सा पता करवाया था, क्योंकि वो हमारे घर के सामने खड़ा होता था, तो इतना तो पता होना चाहिए। मैंने अपने छोटे बेटे से पता करवाया था। उसने कहा था कि इसका नाम संजय है और वह सामने वाले घर में रहता है। सामने वाले लोग तो बड़े अच्छे थे, पूरे मोहल्ले वाले उनको जानते थे और कहते थे कि अच्छे लोग हैं। और मैंने कहीं ये भी सुना था कि उनका एक ही बेटा है और उसकी माँ को अपने बेटे पर बड़ा गर्व है। लेकिन ये बेटा यहाँ पर क्या करता रहता था? मेरी छोटी बेटे ने कुछ गलती की हो, शायद किसी और के बारे में पता करके आ गया हो। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। सोनी अपने कमरे के बालकनी में खड़ी थी और सामने ही वह लड़का खड़ा था और बारिश में भी गीला हो रहा था। मैं उसके लिए चाय लेकर आई तो मैंने भी ये सब देख लिया। मुझे कहने लगी कि देखो ना, सर्दियों की पहली बारिश है और ये कैसी हरकतें कर रहा है। मैं भी हैरान हुई, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कहा कि तू इतना क्यों सोच रही हो, ये तो उसकी अपनी मर्जी है। तू अपने कमरे में आकर बैठ जा, बाहर मत खड़ी हो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मेरे सामने में वो तो कमरे में आ गई, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद महसूस हो गया कि वह फिर से जाकर बालकनी में खड़ी हो गई थी
खुशी से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आप सही फैसला नहीं कर पाते और आपके जीवन में गलत आदमी आ जाता है और फिर आपकी सारी जिंदगी खराब हो सकती है। इसलिए सोच समझकर फैसला करना चाहिए। हमारे परिवार और जानने वाले ऐसे लोग थे जो सोनी से शादी करना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले हमारे घर आना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब जब उसको पता चला था कि बेटी डॉक्टर बन गई है, तो वो करीब आने की कोशिश कर रहे थे। हमारे छोटे शहर से डॉक्टर बनना आसान काम नहीं था। हमारे पास तो वैसे भी इतने पैसे नहीं थे, इसलिए थोड़ा फायदा भी हुआ था क्योंकि सोनी को स्कॉलरशिप मिली थी, वरना सारी फीस अपने पास से देना हमारी बस की बात नहीं थी। फिर अभी भी हमारे ऊपर बहुत कर्ज था, क्योंकि फीस तो हम लोग दे देते थे, लेकिन फिर घर को चलाना मुश्किल हो जाता था और उसके लिए कर्ज लेने पड़ते थे। ऐसे में सोनी हमारे लिए भविष्य थी, क्योंकि हमारे लिए डॉक्टर बनकर निकलने वाली थी। उसके भाई छोटे थे, बड़े नहीं थे। उसको ही अपने भाइयों के लिए कुछ करना था। भाई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपनी बेटी को बहुत संभाल कर रखना चाहती थी और ये भी चाहती थी कि उसका जीवन साथी अच्छा इंसान बने, जो कि उसको बल्कि हमसे दूर नहीं, बल्कि सोनी से बहुत प्रेम करे। सोनी बहुत अच्छी इंसान थी। वह किसी का भी दिल जीत सकती थी, लेकिन सामने वाला भी तो इसके काबिल होनी चाहिए। एक दिन मुझे कहने लगी कि माँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जो मेरे बारे में है, मेरे भविष्य के बारे में है, मेरे जीवन साथी के बारे में है। मैंने कहा कि हाँ, बोल, तुझे क्या बात करनी है। और मुझे समझ आ रहा था कि क्या बात करनी थी। लगता है संजय ने उसके दिल में जगह बना ली थी और मुझे ये कहने वाली थी कि संजय के घर वाले रिश्ता लेकर आएंगे, तो आप बात कर लेना। लेकिन बताने से पहले उसने मुझसे कहा, माँ, जो मेरे दिल में आपकी जगह पापा की और दोनों भाइयों की है, वह किसी की भी नहीं है। और मुझे जो बात करनी है वो ये है। वो बोलने लगी, तभी उसको अस्पताल से कॉल आ गई। जैसे ही उसको अस्पताल से कॉल आती थी, वो सब कुछ छोड़कर पहले कौन सुनती थी। कहती थी कि हो सकता है कोई इंसान तकलीफ में हो, इसलिए मुझे बुला रहे हो, मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। वही बात ठीक है, अस्पताल से कॉल थी। वैसे तो उसकी नाइट ड्यूटी थी, लेकिन वह डे ड्यूटी के लिए बुला रहे थे। शायद कोई डॉक्टर छुट्टी पर चली गई थी। मैंने कहा कि तू डे ड्यूटी भी करेगी और नाइट ड्यूटी भी करेगी, थक नहीं जाएगी। तो कहने लगी एक ही की तो कहने लगी एक दिन की ही तो बात है, नहीं थकूंगी, वापस आकर सो जाऊंगी। आप मेरे पसंद का खाना बना कर रखना, मैं कल सुबह टाइम पर आ जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, अपना मोबाइल वगैरह साथ में ले ले और फ़ोन को चार्ज कर लेना और अच्छे से खाना खा लेना। तेरे अस्पताल में खाना तो मिलता ही है ना। तो कहने लगी कि हाँ, मिलता है। और घर से जा रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने उसे पुकारना चाहा, लेकिन नहीं पुकारा, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई जा रहा हो तो उसे पीछे से नहीं बुलाते हैं। उसने कहा था कि जो बात मुझे ज़रूरी करनी है वो आपके साथ ही करूँगी, क्योंकि आराम से चलने वाली बात है। वो अपने काम पर चली गई और मैं भी अपने काम पर लग गई। उसने मुझे दोपहर में एक दफ़ा फ़ोन भी किया और बताया कि सब कुछ ठीक है। फिर उसने मुझे शाम को भी कॉल किया और कहा, बस आज थोड़ा काम ज़्यादा है, लेकिन मैंने खाना खा लिया था। आपने खाना खाया तो है ना। मैंने उसे बताया कि हाँ, खाना खा लिया है, बस सोने लगी हूँ। मैं जल्दी सो जाती थी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता था। उसने कहा कि आप सुकून से सो जाओ, वहाँ सुबह मिलते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, और मैं सो गई। और मुझे क्या पता था कि इस रात के बाद मुझे कभी सुकून की नींद नहीं आएगी। सोनी सुबह 9 बजे तक वापस आ जाती थी, क्योंकि उसकी शिफ्ट 8 बजे ख़त्म होती थी और अस्पताल से घर आते हुए उसे 1 घंटा लग जाता था। जब मैं उठी तो सुबह के 9:30 हो रहे थे। मुझे लगा कि वो अपने कमरे में आकर सो गई होगी, लेकिन उसको बिना कुछ खिलाए मैं सोने नहीं देती थी और फिर वह शाम तक सोती थी। मैंने उसे कहा था कि आप ही मुझे जगा दें, मैं खाना निकाल कर दे दूंगी। लगता है वह बहुत थकी हुई थी। मैंने प्लेट में खाना निकाला, उसको गर्म किया और अपनी बेटी सोनी के कमरे की तरफ चल पड़ी। लेकिन जब अंदर गई और लाइट ऑन की तो हैरान रह गई। वह तो यहाँ पर थी ही नहीं।
और कमरा तो बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा था। मैं समझ गई कि लगता है उसे आने में देरी हो गई। मैं बाहर गई तो आज वह लड़का भी नहीं खड़ा था। मैं हैरान हुई कि आज वो पीछे क्यों नहीं है। इस समय पर वो खड़ा होता है क्योंकि उसको भी पता होता है कि सोनी वापस आती होगी। आज क्यों नहीं खड़ा? कहीं बीमार तो नहीं हो गया? मैं तो माँ हूं ना। माँ के दिमाग में ऐसे ही आते हैं ना कि कहीं सोनी मर तो नहीं गई, कुछ हो तो नहीं गया है। मुझे पूरा यकीन था कि सोनी उसी के बारे में ही बात करने वाली थी और मैं वही सोच रही थी कि क्या वो लोग रिश्ता लेकर आ गए तो मुझे रिश्ता कर देनी चाहिए या नहीं। 2 घंटे गुजर गए, सोनी नहीं आई तो मैंने उसका नंबर मिलाया। घंटी जारी थी और मैं इंतज़ार करने लगी कि कब फ़ोन कनेक्ट हो और मैं उससे बात करूं, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। मुझे लगा कि शायद वह व्यस्त होगी और मैं ये भी सोच रही थी कि अस्पताल में ना जाने कितने बुरे वक्त होंगे, कि अस्पताल में ना जाने कितने बुरे हालात होंगे। डबल शिफ्ट करवाते हैं और जब शिफ्ट का वक्त ख़त्म हो जाता है तब भी उसे वापस नहीं आने देते। कम से कम अब तो उसे वापस भेज देना चाहिए। वह मुझे इस अस्पताल के बारे में बताती रहती थी। वह कहती रहती थी कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। हर कोई अपना काम बेमायनी से करता है। कोई भी अपना काम अच्छे से नहीं करता, चाहे वो सफाई वाला हो या कोई डॉक्टर। सबको पैसों की पड़ी है और कोई ना कोई अपने काम में ढील कर ही देता है। मैं उसे कहती थी कि तुम अपना काम अच्छे से किया करो, बाकी सबको भगवान को मुंह दिखाना है और तुमको अपना। लेकिन वो कहती थी हाँ, लेकिन उनकी वजह से मेरे काम पर असर पड़ता है। मैंने फिर से फ़ोन किया। घंटी जा रही थी लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही थी और आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब मैंने उसके दोस्त का नंबर मिलाया, वह अभी फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैं हैरान थी और अब इसके अलावा मेरे पास कोई और नंबर नहीं था। मैं किसको फ़ोन करती? फिर उसके दोस्त ने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा, बेटा, सोनी कहाँ है? वह फ़ोन नहीं उठा रही है। तो उसने कहा कि हम भी उसे तलाश कर रहे हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मतलब कि तुम तलाश कर रहे हो? क्यों? क्या वो कहीं गायब हो गई है? मुझे लगा कि ये लड़की मजाक कर रही है, लेकिन उसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। उसने कहा, मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। असल में माला कहीं मिल नहीं रही है। मुझे लगा कि अस्पताल बहुत बड़ा है, शायद वह कहीं व्यस्त होगी। मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। मैंने कहा, अच्छा, अस्पताल तो बहुत बड़ा था। एक दिन में आप पूरा अस्पताल देख भी नहीं सकते थे क्योंकि साथ में कॉलेज भी था। मैंने उससे कहा, मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। वह बोली, ठीक है आंटी। मुझे उसकी आवाज़ में परेशानी महसूस हुई। पता नहीं क्या बात थी। मैंने थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन किया और कहा, सोनी से बात करवा दो। तो उसने कहा, आंटी ऐसी बात है, वो अभी तक मुझे मिली नहीं है। और अभी ये वो बात कह ही रही थी कि अचानक से उसके मुंह से चीखें निकल गई। हाय, क्या हो गया? उसने मुझे कहा, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। सब ठीक तो है? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। उसने कहा, सोनी मिल गई है। मैंने कहा, अच्छा, मिल गई है तो कैसी है वह? ज़रा मेरी बात करवा दो। तो कहने लगी, बात नहीं करवा सकती, बस आप अस्पताल पहुंचिए। तो मैंने पूछा, क्योंकि मुझे ठीक से समझ नहीं आया था। तो वह रोते हुए कहने लगी, अब बस आप आ जाइए आंटी। मैं अब भी सोच रही थी कि अगर ये लड़की मजाक कर रही है तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे। मैं घर से निकली, सामने संजय भी नहीं खड़ा था। मैं तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में भी अपनी बेटी को फ़ोन कर रही थी। अगर वह मिल गई थी तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्योंकि बेल तो उसकी जारी था। ऐसा तो नहीं था। अगर वह मिल गई थी क्योंकि बेल तो लग रहा था, फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं अस्पताल पहुंची तो वहां पर अजीब सा माहौल लग रहा था। अस्पताल में भीड़ तो होती है, बाहर कोई एम्बुलेंस खड़ी होगी, कोई रो रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा। ये सब कुछ तो सामान्य था, लेकिन मुझे देखकर लोग अजीब नज़रों से देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, जैसे मेरे से कोई बात छुपाई जा रही है, जैसे कोई ऐसी बात है जो इन्हें सबको पता है लेकिन मुझे नहीं पता है। मैं परेशान तो थी, लेकिन मैं यहाँ कभी कभी आती थी। उसने मुझे तकरीबन अपने सारे दोस्तों से, टीचर से और डॉक्टरों से भी मिलवाया था।
मेरी सस्पेन पर गई और कहा, तुम्हारी इस टाइम कहाँ होगी सोनी डॉक्टर? तो उसने कहा, आप दूसरी मंजिल पर चली जाएं, आपको पता चल जाएगा। ये बात भी अजीब सी थी। दूसरी मंजिल चली गई तो सामने ही उसकी दोस्त खड़ी थी और बहुत सारे लोग खड़े थे। अजीब सा शोर डाला हुआ था। पाँव रखने की जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मुफ्त में अपनी चीजें बट रही है या फिर कोई बहुत बड़ी बात हुई है जो ये सब लोग यहाँ पर जमा हुए थे। मुझे सोनी के दोस्त ने देखा तो रोते हुए मेरे पास आई और मुझसे कहा, ये क्या हो गया? मुझे नहीं पता आंटी, मैं वहां पर नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करती। मैंने कहा, क्या कह रही हो तुम? हुआ क्या है? सोनी कहाँ है? तो उसने मुझे एक ही लाइन में बताया, सोनी अब इस दुनिया में नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने ये बात नहीं सुनी और असल में मैंने सुन ली थी और मेरे दिल तक ये बात चली गई थी। मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। तभी वहां पर एक आदमी आया। उसने कहा, आप हैं डॉक्टर सोनी जी की मम्मी? उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। वह मुझे बताने लगा कि हुआ क्या था। वह मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहा था जो आप अपनी बेटी के बारे में कभी सुनना नहीं चाहती थी। दुनिया की कोई भी माँ ऐसी डिटेल नहीं जानना चाहती होगी जैसी वह मुझे बता रहा था। जब उसने कहा कि 20 लोग थे तो मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, क्या कह रहे हैं आप? 20 लोग थे? मेरी बेटी 20 लोग? वह लोग 20 लोग थे। मेरी बेटी के साथ क्या किया उन्होंने? वह मुझे पहले ही बता चुका था, लेकिन अब मुझे समझ आई कि कितना बड़ा अनर्थ हो गया था। मेरी हालत बुरी हो गई। मुझे बस दूर से सोनी की एक झलक दिखाई गई और उसके बाद मुझे पीछे कर लिया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझे उसकी दोस्त ने संभाला। मेरे चिल्लाने की आवाज़ पूरे अस्पताल में गूंजने लगी थी। सबको पता चल गया था कि क्या लग रहा है, सोनी की माँ आई है। उन लोगों का कहना था कि नाइट ड्यूटी पर थी और अचानक से कहीं पर गायब हो गई। उसको कोई मरीज बुलाने के लिए आया हुआ था। फिर हम लोग सुबह उसको ढूंढते रहे, हमें नहीं मिली। फिर वह हमें एक अंधेरी कमरे में ऐसे मिली। हमें लगता है कि उसके साथ ये सब कुछ करने वाले 20 लोग थे, लेकिन वह कौन थे, कहाँ से आए थे, ये किसी को नहीं पता। और वह अब इस दुनिया में नहीं है। लगता है उस लौ ने खुदकुशी कर ली है। अस्पताल वालों ने मुझे बहुत तंग किया, बहुत जलील किया। हमें बॉडी ही नहीं दे रहे थे। कभी कह रहे थे कि हमको लगता है कि आपकी लड़की ने किसी दोस्त को बुलाया था और मामला खराब हो गया। कभी कह रहे थे कि एक दोस्त नहीं था, 4-5 लोग थे, यानी कि बॉयफ्रेंड थे। कभी कोई बात करते और जो बॉडी की हालत थी वो हम ही जानते थे। किसी तरह से आखिर ये रीति रिवाज की गई, लेकिन अब हमारे पास कोई सबूत नहीं था। सारा देश हमारी बेटी के लिए खड़ा था। सब उसकी तरफ से इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे ये पता चले कि हुआ क्या है। अस्पताल वाले ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें लिखा था कि डॉक्टर सोनी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती थी? वह तो मुझे कुछ बताना चाहती थी। घर से हंसती हुई निकली थी। इसके आंखों में ढेर सारे सपने थे। तो फिर एक ऐसा इंसान कैसे आत्महत्या कर सकता है? वह डिप्रेशन में नहीं थी, वह बिल्कुल ठीक थी। उसके साथ कोई मसला नहीं था। हमने कहा कि उसका फ़ोन कहाँ है, वह हमें दे दें और उसका बैग वगैरह हमें दे दें। उन्होंने हमें उसकी सारी चीज़ें वापस कर दी। उसकी चीज़ें ऐसी थी जो टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसका फ़ोन नहीं दिया। हम हैरान हुए और कहा, फ़ोन क्यों नहीं दिया? तो कहने लगे, ये सबूत के तौर पर हमारे पास रहेगा। लेकिन उन्हें सबूत का क्या करना था? जब वह खुद कह रहे थे कि आत्महत्या की है, तो फिर सबूत किसको दिखाना था? बहुत कोशिश की थी, किसी तरह उसका फ़ोन मिल जाता, क्योंकि फ़ोन से ही पता चल सकता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था। लेकिन उन्होंने उसका फ़ोन हमें नहीं दिया। इस बात के 3 दिन गुजर चुके थे और 3 दिन से मैंने संजय को भी नहीं देखा था। क्या उसको पता था कि सोनी के साथ क्या हुआ था? वह तो इस दुनिया से भी चली गई थी। ये बात तो सारे देश में फैल चुकी थी। तो फिर उसको क्यों नहीं पता था? लगता है वह डर गया था और अपने कमरे में बैठा था। बाहर नहीं निकलना चाहता था कि उसी से भी कहीं पूछताछ ना हो जाए, क्योंकि पता नहीं कितनी दफ़ा यहाँ पुलिस आई थी। मेरी जो हालत थी मैं नहीं जानती हूँ। एक तो मेरी जवान बेटी, जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बनाया, और ये दुनिया से चली गई है।
और ये जानती हूँ कि वह कैसे गई। मुझे रातों को नींद ही नहीं आती थी। मैं पूरी पूरी रात रोती रहती थी। सब लोग इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वह कभी ठीक नहीं हो सकता। हमारी बेटी तो कभी वापस नहीं आ सकती। हमारे घर की लक्ष्मी, मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई। अब उसे कभी वापस नहीं आना था। इंसाफ मिलता तो किसको मिलता? एक माँ के लिए हिसाब क्या हो सकता है? क्या वो मेरी बेटी को ही वापस ला कर दे सकता था? एक हफ्ता गुजर गया तो सोनी की दोस्त अचानक हमारे घर आई। उसने कहा कि सोनी की तरफ से मुझे एक वीडियो मिली है। शायद उसी टाइम मुझे ये वीडियो भेजी थी, लेकिन मैंने भी नहीं देखी थी। मैं बहुत व्यस्त हो गई थी और डर भी गई थी, क्योंकि मुझे धमकाया गया था और कहा गया था कि अगर कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने बताया कि मेरे पास सोनी की आखिरी वीडियो है। उसके अलावा हमारे पास उसकी कोई याद नहीं है। वीडियो 45 मिनट लंबी है। मैंने अब तक देखी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है। हमने तुरंत वीडियो को टीवी के साथ कनेक्ट किया ताकि सभी लोग देख सकें। सभी सोनी को देखना चाहते थे, लेकिन जब हमने वीडियो देखी तो हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये वीडियो उस पल की है जब वो सब लोग वहां से चले गए थे। सोनी की कसम खाकर कह रही थी कि वह जिंदा थी और उसने ये वीडियो बनाकर अपनी दोस्त को भेज दी थी। शायद उसने अपने अकाउंट से इसे डिलीट कर दिया था। इसलिए उन लोगों ने अब तक हमसे नहीं पूछा कि क्या आपको कोई वीडियो मिली है या नहीं। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके चेहरे से साफ चमक रहा था कि वह बहुत दर्द में थी। वह कह रहे थे कि अस्पताल वाले कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं। मुझे सब पता चल गया है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ये सब किया ताकि मुझे चुप कराया जा सके। मरीजों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। बहुत से बुरे काम हो रहे हैं अस्पताल में। थोड़ी और जानकारी देने के बाद उसने कहा, माँ, मुझे माफ़ कर देना और संजय से भी कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने उससे शादी करने का वादा किया था और मैं तुमसे यही बात करने वाली थी, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं बच सकूंगी। कोई मुझे नहीं बचा सकेगा। वह अपने भाइयों के नाम लेने लगी। परेशान नहीं होना और तुम लोग मेरा बहुत ख्याल रखना। आखिरी में उसने कहा, मैं तुम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम सब मेरे लिए बहुत ख़ास हो। जहाँ भी रहूँगी तुम सबको याद करती रहूँगी। मेरे लिए उदास मत होना। ये वीडियो देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। सोनी का दोस्त कह रही थी, इस वीडियो का कुछ न कुछ करके हम इंसाफ दिला सकते हैं। मैं फिर से इतने बड़े दुख में चली गई थी। एक हफ्ते बाद हमें पता चला कि संजय ने आत्महत्या कर ली थी। जब उसे पता चला कि सोनी के साथ इतना बुरा हुआ और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसने भी जहर खा लिया। उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये खबर सुनकर हमें और भी ज़्यादा बुरा लगा। संजय अपने माता पिता का एक लौता बेटा था। इसका मतलब कि वह सोनी से बहुत प्यार करता था। जब उसे पता चला कि सोनी इस दुनिया में नहीं है, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। अब इस बात को 1 महीना होने वाला है, लेकिन असली मुजरिमों तक कोई नहीं पहुंच पाया है। सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। मेरे पास बहुत से लोग आए हैं, मुझे तसल्ली दी है, कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग ही बताएं कि अब क्या करें। दिन ब दिन गुजरते जा रहे हैं और वो लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं अभी तक पकड़े भी नहीं गए। आपको क्या लगता है कि सोनी को इंसाफ मिल जाएगा? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।